सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे आपको मिलता है आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण जो बाबा साहब ने दिया था 16 मई 1938 को। सम्मानित साथियों, बात हो रही है जमींदारी प्रथा खत्म होने की। और कांग्रेस चूँकि उस समय शासन सत्ता में भी थी, खासकर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ऐसे में कांग्रेस ने क्या जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया। और आज एक महत्वपूर्ण कंडीशन ये होती है 16 मई 1938 को बाबा साहब के समक्ष बाबा साहब की स्वतंत्र लेबर पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं और यहाँ तक कि कह दिया जाता है कि जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए बाबा साहब क्या उपाय कर रहे हैं। तो बाबा साहब का क्या जवाब होता है ये भी देखने लायक होगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वॉच कीजिएगा। यदि वास्तव में आप अपना अर्थात बहुजन समाज अपना इतिहास को जानना चाहता है तो डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बहुजन समाज के इतिहास को एवं बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जाना जा सकता है। और जब तक हम किसी महापुरुष को जानेंगे नहीं, सोचिए हम उसको कैसे मानेंगे। और इसलिए हमारा बारंबार आपसे निवेदन रहता है कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष को आप जानें, और जब आप जानेंगे तो आप सही मायने में बाबा साहब को मानेंगे। तो बाबा साहब को जानने के क्रम में ही आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब बिना विलंब के हम शुरू कर रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति शुरू किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय है जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा पालिए। ये बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 141 से लेकर 143 तक। यहां आज के विषय से आपने आइडिया लगा लिया होगा। बाबा साहब चाहते हैं कि हमारा समाज सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, हमारा समाज शासन सत्ता स्थापित करें। ये बाबा साहब का लक्ष्य है। और आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे बाबा साहब की कार्ययोजना किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति क्या है। तो आज किसान और मजदूरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्ययोजना लेकर बाबा साहब यहाँ उपस्थित हैं। 16 मई 1938 के स्पीच के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि बाबा साहब के सभी संदेशों को, बाबा साहब के इस तरह के स्पीचेज को जन जन तक जरूर पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि किसानों मजदूरों तक भी आज का संदेश जाना चाहिए, ताकि किसान भाई ये बात समझें कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या कुछ किया है। 16 मई 1938 को चिपलून में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक अत्यंत ओजस्वी भाषण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब के भाषण से पूर्व श्रीमती रत्नाबाई का भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि हम पर जमींदार बेहद जुल्म ढाते हैं। ये बाबा साहब से कहती हैं रत्नाबाई कि हम पर जमींदार बेहद जुल्म ढाते हैं और अब सब असहनीय होता जा रहा है। आप अब यहाँ सभा लेंगे और आगे खेड़ दापोली चले जाएंगे, वहाँ से मुंबई लौटेंगे। उनका कहने का तात्पर्य ये है, एक तरह से तंज के रूप में भी कह सकते हैं या पीड़ा के रूप में भी इस बात को हम कह सकते हैं। रत्नाबाई कहती हैं कि आप यहाँ भाषण देंगे और भाषण देने के बाद आप विभिन्न जगहों मीटिंग करते हुए मुंबई वापस लौट जाएंगे। हमें तो जीवन पर्यंत यहाँ पे ही रहना है, जमींदारों के बीच में ही रहना है। तो आखिर हमारे लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि हम जहाँ हैं वहीं रहने वाले हैं हमेशा के लिए। आपके जाने के बाद भी हम पर होने वाले अत्याचार जारी रहेंगे। ऐसी स्थितियों में आप हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं। इसके बावजूद मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के कार्य के बारे में आशा महसूस होती है। आज उनके भाषण के बाद कांग्रेसियों ने कुत्सा भाव से तालियां बजाई, यानी कि एक तरह से मजाक उड़ाते हुए बाबा साहब के प्रति मजाक उड़ाते हुए यहाँ तालियां बजाई गई।
जवाब में बाबा साहब ने क्या कहा, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मानित साथियों, यदि आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है तो अब अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि अब बाबा साहब जवाब देने जा रहे हैं। क्या जवाब बाबा साहब ने रत्नाबाई को दिया है, कांग्रेसियों को दिया है, ये जानना बेहद जरूरी है। फिर भी यदि आप समझते हैं कि नहीं, बाबा साहब के जवाब से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं इस संबंध में। सिर्फ इतना ही समझा जा सकता है कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष, बाबा साहब की विचारधारा को आप जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मुझे पूरा भरोसा है बहुजन समाज पर कि वो बाबा साहब के जीवन संघर्ष को हूबहू जानने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। और इसी क्रम में अब हम बाबा साहब के स्पीच को हूबहू लेकर उपस्थित हैं। बाबा साहब कहते हैं, सचमुच यहाँ किसानों के साथ रहकर आपकी यथाशक्ति सेवा करना मुझे अच्छा लगता, मैं उसमें धन्यता महसूस करता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी ही तरह मुझे भी अपने व्यवसाय में ध्यान देना पड़ता है। उस व्यवसाय के बगैर मेरे पेट भरने का मसला हल नहीं होता। मेरे व्यवसाय का दर्जा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं खुद भी बंधा हुआ हूं। मेरा जन्म गरीब हालात में हुआ है। मुझ पर पिताजी के लिए 3 से 4 हजार रुपयों का कर्जा था। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने ये अपनी वस्तु स्थिति क्यों बताई यहाँ पर, ये भी बाबा साहब स्पष्ट करते हैं। कहते हैं, बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं पैदाइशी अमीर नहीं हूं। बावजूद इसके यहां पर हम आपको बता दें, 14 मई 1938, 15 मई 1938 और आज ये 16 मई 1938 का बाबा साहब का स्पीच आप देख रहे हैं। लगातार बाबा साहब समाज के बीच लगातार समाज को मोटिवेट कर रहे हैं, ज्वलंत स्वाभिमान पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अपनी इच्छा के विपरीत आप सभी को छोड़कर अपने व्यवसाय की खातिर मुझे मुंबई जाना होगा। अभी रत्नाबाई के भाषण के बाद कुछ लोगों ने मजाक उड़ाने के उद्देश्य से तालियां बजाई। बाबा साहब क्या जवाब देते हैं, अब इंटरेस्टिंग होने वाला है बाबा साहब का ये हूबहू भाषण। उनकी तालियों का मैं यही मतलब समझता हूं कि उनको लगता है कि किसी ने हमारे दल के बारे में अच्छा ही है कि बुरा भला कहा। मतलब कांग्रेसियों को यह लगा कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में आज यहां बुरा भला कहा गया, ये बहुत अच्छा रहा। इस तरह का यहां सोच कांग्रेसी लोग रखे हुए थे और इसलिए उन्होंने तालियां बजाई। लेकिन बाबा साहब ने प्रश्न किया यहां पर, कहते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि इन लोगों को तालियां बजाने का क्या हक है। भले हम मुंबई में रहते हैं, लेकिन ये लोग 12 महीने यहीं रहते हैं। क्या उन्हें आपके दुख तकलीफें दिखाई नहीं देती? यहां कड़क लहजे में बाबा साहब ने जवाब दिया और जिन लोगों ने मजाक में तालियां बजाई थी वो बगले झांकने को मजबूर हो गए। मेरे साथियों, वे आपके दुखों के बारे में जानते जरूर हैं, लेकिन वे आपके लिए कुछ भी करना नहीं चाहते। कुछ जमींदार काश्तकारों को कहते हैं कि तुम्हारा अंबेडकर क्या करेगा। कुछ जमींदार काश्तकारों को कहते हैं कि तुम्हारा अंबेडकर क्या करेगा, देख लेंगे। ये जमींदार क्या मेरी और अपनी औकात एक सी समझते हैं? जमींदारों को चैलेंज कर दिया बाबा साहब ने, कोई भी जमींदार मेरे सामने आए तो बुद्धि के बल पर मैं आसानी से उसे हरा दूंगा। भी अगर मेरी तुलना अपने साथ कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि कहां हिमालय पर्वत और कहां राख की ढेरी। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मेरा अब तक का जीवन बिल्कुल निर्मल है और जो जो मुझे आपके हित में लगा वह सब मैं करता आया हूं और करता रहूंगा। चुनाव के समय कांग्रेस ने जो वचन दिए थे उनमें से कौन से वचन उसे निभाए हैं? बाबा साहब आगे कहते हैं कि अब तक कांग्रेस द्वारा जो बिल पास किए गए हैं उनमें किसानों के हित की कितनी बातें हैं। उल्टे जमींदारी बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल पिछले 10 महीनों से कांग्रेस टालती रही है और चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे पर कालिख पोत रही है। क्या आपको लगता है कि आज अगर मैं कांग्रेस में जाऊं तो वहां मुझे योग्य स्थान नहीं मिलेगा या वहां मेरी प्रतिष्ठा बरकरार नहीं रहेगी? अगर मैं कांग्रेस में जाऊं
तो वहां भी अपनी बुद्धि के बल पर अपनी छाप जरूर छोड़ूंगा और सम्मान का स्थान प्राप्त करूंगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मिस्टर गांधी की जान किसने बचाई? मैंने बचाई। लेकिन गांधी की कांग्रेस गरीबों के कल्याण के लिए नहीं है, ऐसी मेरी पक्की धारणा होने के सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी झुके, लेकिन मुझ पर गांधी का कभी प्रभाव नहीं पड़ा। आज तक कांग्रेस ब्राह्मणों और सेठों के रुपयों पर पली है, इसलिए उन्हीं की दासी बनकर रह गई है। जो जिसका अनाज खाता है वह उससे उपकृत रहता है। फिर आप ही बताइए, सेठ साहूकारों के पैसों पर पली कांग्रेस उनके खिलाफ कैसे जाएगी? आज तक भट्ट भिक्षु लोगों ने आपके लिए क्या किया है? आप लोगों ने भी उनके घर के जूठे बर्तन धोने, कपड़े खंगाल कर साफ करने के अलावा क्या किया है? आज सरकारी नौकरियों में कौन लोग हैं? आज कहीं भी जाइए, जज, मामलतदार, मुंसिफ, कलेक्टर आदि सब उन्हीं के सगे संबंधी हैं। सम्मानित साथियों, हर समय हम इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब का स्पीच ध्यान से सुनिए और वर्तमान परिदृश्य पे नजर डालिए। आप अपने जिले में देखिए, जो बड़े पद है, उच्च पद हैं, उन उच्च पदों पर कौन विराजमान है? आखिर इस देश में बहुजन समाज, अस्पृश्य समाज, दलित समाज या इस तरह से हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अधिकांशतः उच्च पदों पर देखने को कम ही मिलेंगे आपको। आखिर क्यों? वर्तमान परिदृश्य और बाबा साहब के इस भाषण 1938 से हम कंपेयर करें सम्मानित साथियों कि ये क्या परिवर्तन आया या नहीं, या हम उसी स्थिति में हैं। निश्चित रूप से हमें प्रतिनिधित्व मिला है नौकरियों में, हमें शैक्षिक प्रतिनिधित्व मिला है, राजनीति में मिला है, लेकिन सम्मानित साथियों उच्च पदों की यहां पर बात हो रही है। उच्च पदों पर हमारे लोग कितने लोग हैं? आज आपकी संख्या अधिक होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में आपके लोगों की संख्या इतनी कम है, ये क्या दर्शाता है? यही कारण है कि पूरे देश में इस समय एक माहौल बना है जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना जब होगी तो उससे ये पता लगेगा कि किस जाति के कितने परसेंट लोग हैं और उतने प्रतिशत में यहां पर प्रतिनिधित्व है या नहीं है, ये स्पष्ट होगा। और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक ये आंकड़ा सटीक जुटाना पॉसिबल नहीं है। यही तर्क दिया जा रहा है सम्मानित साथियों जातिगत जनगणना के पक्षधर बहुजन समाज की तरफ से। आप में से किसी को भी इस देश का प्रधानमंत्री बना हुआ मैं देखना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी है। इस देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब देखना चाहते हैं। अस्पृश्य समाज से, किसानों से, मजदूरों से कोई प्रधानमंत्री बने, ऐसी महत्वाकांक्षा है बाबा साहब की। मुट्ठी भर सफेद पोषों का नहीं, मैं आप 80% लोगों का राज चाहता हूं, अर्थात बहुजन समाज का राज बाबा साहब चाहते हैं। बहुजन समाज का प्रधानमंत्री बने बाबा साहब चाहते हैं। सामान्य साथियों, आपके पास अक्सर मौके आते हैं, वोट देने की ताकत है आपके पास, बहुजन समाज को वोट देने की ताकत है, वोट देने का पावर है, शक्ति है। सही से इस्तेमाल करें तो आपके पास बहुजन समाज के लीडर भी तो हैं। आप बहुजन समाज के लीडर को मजबूती अगर दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बाबा साहब का ये सपना भी पूरा हो सकता है। जमींदारों के जुल्मों के कारण भी आप भीरू और डरपोक बन गए हैं। जमींदार ने आंख उठाकर आपकी ओर देखा तो आप कांपने लगते हैं, लेकिन अब आपको अपना ये डर त्यागना होगा। वह छेड़े तो उसको करारा जवाब देना आपको आना चाहिए। वह अगर आपको लाठी मारे तो आपकी भी लाठी उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। हर व्यक्ति को स्वसुरक्षा का अधिकार कानूनन प्राप्त है। बैरिस्टर होने के नाते इसकी पुष्टि मैं कर रहा हूं। इन सभी बातों पर आपको खुद ही अमल करना है,
क्योंकि हर एक की मदद के लिए हम पुलिस सिपाही नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात, यहां पर आत्मरक्षा का अधिकार आपको प्राप्त है, कानूनन प्राप्त है। यदि आप पर कोई हमला करे तो आप उसका निश्चित रूप से प्रत्युत्तर दे सकते हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज आप सब लोगों को साथ मिलकर जमींदारी को खत्म करना है। सभी काश्तकारों को यही मानना होगा कि हमारी जाति एक ही है। बाबा साहब कहते हैं कि खेती किसानी करने वाले लोग अपने आप को एक समझें, यूनाइट रहें, संगठित रहें, और किस तरह से जो भी समस्या आपने महसूस किया होगा कि बाबा साहब के स्पीचेज में बाबा साहब अगर समस्या रखते हैं तो साथ में समाधान भी देते हैं। जमींदार अगर महार काश्तकार की जमीन छीनता है तो कुलवाड़ी या मुसलमान को चाहिए कि वे उस जमीन को करने से इनकार कर दें। बाबा साहब कहते हैं कि अगर महार काश्तकार की जमीन छीनता है जमींदार महार की, तो कुलवाड़ी और मुसलमान को चाहिए कि वो उस जमीन को करने से इनकार कर दें। अंततः जमींदार जो होता है वो जमीन करवाता तो दूसरे से ही है। खेती बाड़ी कृषि अपने हाथ से नहीं करता। तो बाबा साहब कहते हैं कि महार की अगर जमीन छीनी जाए जमींदार के द्वारा, तो वो स्वाभाविक है महार की जमीन छीन कर या तो मुसलमानों को करने को देगा या कुलवाड़ी को देंगे। जहां बाबा साहब स्पीच कर रहे हैं वहां ये बहुसंख्यक हैं कुलवाड़ी और मुसलमान। इस वजह से बाबा साहब कहते हैं कि कुलवाड़ी और मुसलमानों को चाहिए कि वो उस जमीन को करने से इनकार कर दें। स्वाभिमान कैसे पैदा होता है, और ये संगठित होकर करना होगा। आगे बाबा साहब कहते हैं कि इसी प्रकार कुलवाड़ी की जमीन अगर छीनी जाए जमींदारों के द्वारा, तो महार और मुसलमान उस जमीन को करने से इनकार कर दें। मुसलमानों की जमीन अगर छीनी जाए जमींदारों के द्वारा, तो महार और कुलवाड़ी उस जमीन को करने से इनकार कर दें। तो ये बाबा साहब यहां एग्जाम्पल रखते हैं। आज जमींदार आप पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि हाथ पैर मारने की उनकी आखिरी कोशिशें हैं। मरते समय आदमी ज्यादा हाथ पैर मारता है, ये याद रखें। आप जानते ही होंगे कि स्वतंत्र लेबर पार्टी आपके लिए जमींदारी बिल लेकर आई है। हालांकि आज विधिमंडल में कांग्रेस का बहुमत होने के कारण जमींदारी बिल पास होगा, इसकी शाश्वती नहीं है। अगर वो बिल मंजूर नहीं होता तो मैं बताऊंगा तभी से सभी काश्तकार जमींदार को इजारा न दें। आप जानते हैं कि आप अगर जमींदार को इजारा नहीं देंगे तो वह आप पर दावा कर जब्ती का वारंट लाकर आपसे अनाज वगैरह बेलिफ के जरिए जब्त करवा ले जाता है। लेकिन रत्नागिरी जिले के सभी खेतिहर अगर जमींदार को इजारा देना बंद कर देंगे, तभी सरकार का दिमाग वापिस ठिकाने आएगा। क्योंकि हर तहसील में 50 से 60 हजार किसान होते हैं। इस हिसाब से जमींदार को उतने ही दावे करने पड़ेंगे, और हर तहसील में 2-3 बेलिफ ही होते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर 50 से 60 हजार किसान यूनाइट हो जाएं, एक हो जाएं, तो जमींदार किस किस पर केस करेगा, किस किस पर दावे ठोकेगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये बात बाबा साहब कहते इतने सारे किसानों से इजारा वसूल करना संभव हो जाएगा, और इस प्रकार जमींदार पद्धति को अपने आप झटका लगेगा। इस कारण अगर आपको कारागार जाना पड़े तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। यहां मैं घोषणा करता हूं कि आपके लिए अगर कारागार जाना पड़े तो मैं सबसे पहले चला जाऊंगा। इसी प्रकार स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर जरूरत पड़े तो आपके हित में कारागार जाने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन आपकी भी आत्म बलिदान की तैयारी होनी चाहिए। कारागार जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अधिकार के पद पर जो हैं वे कांग्रेस के सभी दीवान कारागार होकर आए हैं। ध्यान में रखिए कि आप चोरी या किसी अन्य गुनाह के लिए कारागार में बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि सिद्धांत के लिए कारावास स्वीकार कर रहे हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। बाबा साहब कहते हैं कि अपने सिद्धांत के लिए अगर आपको जेल जाना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
कांग्रेस के कुछ प्रचारक स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं। वे जताना चाहते हैं कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का आंदोलन केवल चालाकी भरा और अज्ञानी किसानों को ठगने वाला है। यह आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर ने केवल इसीलिए चला रखा है कि महारों के जरिए अन्य जातियों को भ्रष्ट किया जा सके, रोटी बेटी व्यवहार में गड़बड़ियां पैदा की जा सकें। मेरा आपसे यही कहना है कि आप ऐसी गलतफहमी बिल्कुल ना पालें। हम महारों में क्या अच्छी लड़कियां नहीं हैं। महार जात पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि वे हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरा अनुगमन करेंगे। लेकिन आप कुलवाड़ी और अन्य लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि जमींदारी बिल के मंजूर होने के बाद आप स्वतंत्र लेबर पार्टी से अपने ताल्लुक खत्म नहीं कर देंगे। पीढ़ियों तक आप स्वतंत्र लेबर पार्टी के साथ अपने संबंध बनाए रखेंगे, क्योंकि जमींदारी बिल के बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी कई और बिल लाने वाली है। क्योंकि स्वतंत्र लेबर पार्टी का अंतिम लक्ष्य यही है कि किसान और श्रमिकों के हाथ में सत्ता आए और उनकी सरकार की स्थापना हो। करीब 1.5 घंटों तक बाबा साहब के इसी प्रकार के विचार परिलुप्त भाषण के बाद भाई सुरेंद्र नाथ टिप्पणीस, भाई चित्रे, भाई कोबले, भाई प्रधान आदि वक्ताओं के भाषण हुए। बाबा साहब अम्बेडकर की जय की घोषणाओं के साथ सभा का समापन हुआ। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन और मिस्टर गांधी के जीवन के विषय में क्या चर्चा किया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में क्या बताया है, यहां पर आपको बताने की आवश्यकता है। तो इस तरह से 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश निश्चित रूप से आपको क्रांतिकारी लगा होगा, स्वाभिमान पैदा करने वाला लगा होगा, और इसलिए सम्मानित साथियों, आपसे बारंबार निवेदन है कि इसे डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप कृत संकल्पित हों। सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर करें। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की, और इसी क्रम में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा इस तरह का एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। इसमें यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता एवं परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के सभी श्रोता भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप सभी हमें मोटिवेट करते हैं। आपके आंसर देखकर, इन प्रश्नों के जवाब देखकर हमें बड़ी खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप सभी के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रस्तुत करता कर मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।